वो देश जहां गाई जाती है भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा। भारत के लिए इजराइल अमेरिका की भी नहीं करता परवाह। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जो चीन की घुट्टी पीने के बाद हिंदुस्तान में उत्तराखंड के कई इलाकों में जैसे गुच्चू पानी, नीति, माड़ा जैसे इलाकों पर अपना दावा ठोकने लगा। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो भारत से ही बना, जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए तिरपाल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो सन 50 में भारत ने उसे 55 करोड़ रुपए तिरपाल खरीदने के लिए देकर मदद की। उस एहसान फरामोश पाकिस्तान ने उन पैसों से हथियार खरीदे और 65 के बाद से लगातार भारत पर कई अटैक कर चुका है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे आजादी के संघर्ष में 71 में भारत ने मदद दी, उस पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने भारत को अपना दुश्मन मानने वाले चीन के लिए अपने यहाँ के दरवाजे खोल दिए। ये उदाहरण है उन मुल्कों के जिनकी भारत हमेशा से मदद करता रहा है, लेकिन इन मुल्कों ने मौका पाते ही या तो भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया या अपने फायदे के लिए भारत के दुश्मन से हाथ मिला लिया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस मुल्क के बारे में जिसने भारत की दोस्ती के लिए अमेरिका के एतराज को भी खारिज कर दिया, जिसने हिंदुस्तान के साथ दिल मिलाने के लिए चीन के तिल मिलाने को भी नजरअंदाज कर दिया। वो देश यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। वो देश भारत के एहसानों को अब तक मानता आया है। वो देश इसलिए भारत के खिलाफ उठने वाली हर खंजर के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो देश है इजराइल। यारों का वो यार है इजराइल। हिंदुस्तान का वो जिगरी है इजराइल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का वो कौन सा एहसान है जो इजराइल आज तक मानता है। ऐसी कौन सी बात है जो दोनों देशों को जिगरी दोस्त बनाती है। वो कौन से दिल हैं जो इस दोस्ती से चलते हैं। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती। उन दिनों यूं तो कई फायदे का खास सौदा नहीं था, क्योंकि उन दिनों हम गुलाम हुआ करते थे। बरतानिया हुकूमत के इशारे से भारत का पत्ता हिला करता था। ये बात है 1918 की, सितंबर का महीना, प्रथम विश्व युद्ध का दौर। आज का इजराइल भी उसी बेड़ी से जकड़ा हुआ था जिसे हम बस अंतर जगह का था और हाथ तुर्की के थे। वर्तमान के इजराइल का प्रमुख शहर और बंदरगाह, जिसकी मुक्ति के बिना इजराइल की आजादी संभव नहीं थी। उस वक्त इजराइल पर ऑटोमन साम्राज्य यानी अब के तुर्की का कब्जा था। हाइफा एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था जिसको जीतना अंग्रेजों के लिए असंभव सा था। अंग्रेजों ने जब हथियार डाल दिए तो फिर बारी आई भारतीय सैनिकों की। भारतीय सैनिकों ने इजराइल के शहर को बचाने के लिए हजारों जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फौज की 3 घुड़सवार टुकड़ियों ने कमान संभाली। इन टुकड़ियों में शामिल थे जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स। इन घुड़सवार टुकड़ियों का नेतृत्व जोधपुर लांसर्स के मेजर दलपत सिंह ने की। युद्ध के दौरान हुई इस जंग आजादी में 900 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। लेकिन ये शहादत यूं ही बेकार नहीं गई। शहादत के समंदर में ऑटोमन साम्राज्य की उस फौज ने सरेंडर कर दिया जिसने अंग्रेजी तोपों का मुंह तोड़ दिया था, जिसने बरतानिया घुड़सवारों को घुटनों पर ला दिया था। 23 सितंबर 1918 को भारत के वीरों ने एक फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस दौरान ऑटोमन साम्राज्य की सेना के घमंड का सिर कलम करने वाले राठौड़ों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली का 3 मूर्ति चौक इन्हीं वीर सपूतों की याद में बनवाया गया है। साल 2010 में इजराइल में 3 मूर्ति की वीरों का सम्मान किया गया। तब से वहां हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। हर साल 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने के लिए जुटता है इजराइल। हाइफा के मेयर, इजराइल की जनता और भारतीय दूतावास के लोग इकट्ठा होकर हाइफा दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। इजराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रमल्लाह और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह देखरेख करती है। इजराइल के बच्चों को इतिहास की किताबों में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं सुनाई जाती हैं। वहां के बच्चे बच्चे को इजराइल की आजादी के लिए हाइफा में दी गई हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों की कहानी मुंह जुबानी याद कराई जाती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि भारत और इजराइल एक दूसरे के आजमाए हुए साथी हैं, लेकिन अपने कारणों से दोनों की दोस्ती को वो वजूद नहीं मिल पाया। आज के इस विश्लेषण में हम भारत और इजराइल के संबंधों के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी का MRI स्कैन करेंगे। जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच इजराइल है। वो दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा होने और इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरा होने के बावजूद अपनी शर्तों पर जी रहा है। न सिर्फ जी रहा है बल्कि तरक्की भी कर रहा है, और तरक्की भी ऐसी वैसी नहीं,
डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसराइल अमेरिका से दो दो हाथ करने की कुव्वत रखता है। जिस समय भारत आजाद हुआ तकरीबन उसी समय इसराइल अस्तित्व में आया। इसके बाद से ही दोनों मुल्कों के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन हाल के वर्षों में इसराइल और भारत दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। दोनों के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आजादी के बाद सन 47 से ही भारत की शुरुआती विदेशी नीति का झुकाव अरब देशों की ओर रहा। 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया और इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इस दौरान इसराइल को मान्यता दी, जिसमें भारत के कई सहयोगी देश भी शामिल थे। भारत उन दिनों तटस्थता की नीति पर खासा जोर दे रहा था। इसके बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इसराइल को मान्यता देने का ऐलान किया। भारत और इसराइल के बीच संबंधों की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन दोनों के बीच इसके बाद भी हिचकिचाहट बरकरार रही। आलम यह था कि धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाला भारत देश मुस्लिमों को नाराज नहीं करने, या यूं कह लीजिए कि सबके लिए अच्छा बने रहने की इच्छा में अपने अच्छे दोस्त की ओर खुलकर हाथ तक मिलाने में हिचक रहा था। भारत और इसराइल को एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान दोनों के बीच अहम कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। इसराइल ने मुंबई में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। दोनों देशों के रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं थे, लेकिन जरूरत के वक्त इसराइल ने भारत की हमेशा मदद की। 1962 में जब भारत ने चीन से 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, तो तीनों मौकों पर भारत को इसराइल से मदद मिली। 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त रूस तक ने भारत से दूरी बना ली थी। भारत को आजाद हुए बमुश्किल 15 साल हुए थे। विभाजन के घाव भरने का हिंदुस्तान को वक्त तक नहीं मिल पाया था कि बदमाश पड़ोसियों ने हिंदुस्तान को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया था। न तो उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार को कुछ सूझ रहा था, न तो चीन से निपटने की पुरजोर ताकत भारत में थी। न जाने क्या होने वाला था। इसी अनिष्ट की आशंका के बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद आई इसराइल की। नेहरू ने झट से एक चिट्ठी लिखकर इसराइल से मदद मांगी। उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियान हुआ करते थे। मदद के लिए भारत की चिट्ठी पाकर गुरियान ने चिट्ठी का जवाब सिर्फ चिट्ठी से नहीं दिया। उन्होंने चीन से निपटने के लिए भारत की मदद की और हथियार और गोला बारूद से भरे एक जहाज को फौरन से पेशतर भारत की ओर रवाना किया। और अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी कि जरूरत पर मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है वाली कहावत इसराइल ने चरितार्थ की। भारत ने इसराइल की मदद से चीन से मुकाबला किया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त इसराइल भारत को लगातार गुप्त जानकारियां देकर मदद करता रहा। कहा तो ये भी जाता है कि जब भारतीय खुफिया अधिकारी साइप्रस या तुर्की के रास्ते इसराइल जाते थे, उस वक्त उनके पासपोर्ट पर मोहर तक नहीं लगती थी ताकि उनकी ट्रेसिंग न होने पाए। उन्हें मात्र एक कागज की पर्ची दी जाती थी जो उनके इसराइल यात्रा का सबूत होता था। 1968 में जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन रामनाथ काव के नेतृत्व में हुआ, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि हमें इसराइल के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने चाहिए और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी इसके लिए राजी हो गई, जिसका लाभ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त भारत को मिला। उस वक्त रॉ ने भारत पर पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक की सटीक जानकारी पहले से ही देकर पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। जब देश में आपातकाल के बाद इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी की सरकार आई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसराइल के रक्षा मंत्री मोशे दायान की भारत यात्रा करवाई, लेकिन मिलीजुली सरकार होने की वजह से इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास परमाणु संयंत्र को तबाह करने को लेकर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोशे दायान चाहते थे कि भारत इजरायली विमानों को मुंबई में ईंधन भरने की अनुमति दे, मगर गठबंधन सरकार चला रहे मोरारजी देसाई ने इससे इनकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। भारत आतंकवाद से जूझ रहा था। देश के सामने नेतृत्व का संकट आ खड़ा हुआ। आनन फानन में इंदिरा के बेटे राजीव गांधी को देश की कमान सौंपी गई। भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद से मुकाबला कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। उस वक्त भी भारत की मदद इजराइल ने की थी। आतंकवाद के खिलाफ राजीव गांधी के कड़े रुख ने उन्हें इजराइल से नजदीकियां बढ़ाने पर मजबूर किया। उन्होंने रॉ को मोसाद से मिलकर भारत के लिए काम करने को राजी किया। इतना ही नहीं, जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची छलांग लगाने की कोशिश में था, तब भी अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भारत की राह में अड़ंगा अटकाया। और तो और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश न बनने के लिए दुनिया के कई देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन दुनिया एक तरफ,
और आगे बढ़ने की हिंदुस्तान की ललक दूसरी तरफ। इसी का नतीजा था कि 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण। भारत की उपलब्धि जिन देशों की आंखों में किरकिरी बनकर चुभती थी, उन्होंने भारत पर इसके लिए प्रतिबंध थोपे, लेकिन इजराइल ने भारत के परमाणु परीक्षण की कोई आलोचना तक नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इजराइल के साथ संबंधों को तरजीह दी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। जब अपने पड़ोसी ही भारत की जड़ें खोद रहे थे, तो करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठा ये दोस्त हमारी सलामती की दुआ तो कर ही रहा था, जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ भी खड़ा रहा। साल 1999 के करगिल युद्ध ने भी ऐसा ही सवाल भारत के सामने खड़ा कर दिया था। उस वक्त वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। सामने दगाबाजी करके पाकिस्तान द्वारा दी गई करगिल की चुनौती खड़ी थी और हमारे पास था सिर्फ भारतीय जवानों के बुलंद हौसले का सहारा। करगिल युद्ध हम जीते तो, लेकिन इसके पीछे मदद का हाथ था इजराइल का। हमारी वायुसेना के पास जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम था, वो भी सटीक निशाना लगाने के काबिल नहीं था। इससे पाकिस्तान के बंकरों को उड़ाने में दिक्कत आ रही थी। पाकिस्तान ने जब वायुसेना के टूही यानी कैनबरा PR-57 को मार गिराया, तो भारत की पारंपरिक टूही व्यवस्था ध्वस्त हो गई। भारत की थल सेना बिना PR-57 के अंधी हो चुकी थी। लड़ाई अब सिर्फ सैनिकों के अदम्य साहस पर ही टिकी हुई थी। पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने की रणनीति के तहत भारतीय नेवी पाकिस्तान के सभी समुद्री रास्ते बंद करने के लिए तैयार हुई, लेकिन डर इस बात का था कि पाकिस्तान कहीं अमेरिकी हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल न कर बैठे, क्योंकि ऐसा हुआ तो भारत के पास उस वक्त कोई प्रभावी एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं था कि वो हार्पून मिसाइल को नष्ट कर पाता। लिहाजा इससे ज्यादा नुकसान होने का डर था। इस मुश्किल घड़ी में वाजपेयी जी को याद आया अपना पुराना दोस्त इजराइल। इस वक्त इजराइल उन कुछ चुनिंदा देशों में से था जो करगिल मसले पर भारत का साथ देने को तैयार था। इजराइल ने भारत को युद्ध सामग्री और प्रभावी हथियार तत्काल सप्लाई करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐसा न करने के लिए अमेरिका इजराइल पर दबाव बना रहा था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। इजराइल ने भारत को फौरन टोही विमान भेजे, जिससे कि करगिल में सेना को इलाके का जायजा लेने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इजराइल ने सिर्फ भारत को जासूसी ड्रोन ही नहीं दिए, बल्कि अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीर उपलब्ध कराई, जो भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित हुई। इसके साथ ही इजराइल ने भारत को गोला बारूद और जरूरी हथियार भी उपलब्ध कराए, जो करगिल की ऊंची चोटियों पर तैनात की जा सकती थी। हवा से जमीन पर मार करने के लिए इजराइल ने भारत को लेजर तकनीक से चलने वाली मिसाइलें उपलब्ध कराई, जो मिराज 2000H लड़ाकू विमान से दागी जा सकती थी। इजराइल की मदद से करगिल में भारतीय सेना ने युद्ध का पासा पलट दिया और पाकिस्तान को फिर से जंग में करारी शिकस्त दी। संकट के समय इजराइल हमेशा भारत के सच्चे दोस्त के रूप में साथ खड़ा था। भारत हर साल 67 अरब से 100 अरब तक के सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात करता है। इतना ही नहीं, 1992 से भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़े। दोनों के बीच सबसे ज्यादा रक्षा और कृषि क्षेत्र में व्यापारिक तरक्की हुई। पिछले कुछ सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सुरक्षा सहयोग के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी। 1992 में दोनों देशों के बीच $20 करोड़ का व्यापार हुआ। 2011 में यह आंकड़ा $519 करोड़ हो गया। भारत इजराइल को कीमती पत्थर, धातु, रासायनिक पदार्थ, टेक्सटाइल, पौधे और सब्जियों का निर्यात करता है। वहीं भारत इजराइल से कीमती पत्थर, हीरे, धातु, पोटाश, भारी मशीनरी, रक्षा और ट्रांसपोर्ट उपकरणों का आयात करता है। इजराइल और भारत के संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा। इसी के साथ सार्वजनिक रूप से भारत ने इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब इजराइल की यात्रा की, तो ऐसा करने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के साथ इजराइल के साथ रिश्तों को खासी तरजीह मिली। एनडीए 1 के दौर में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआती दौर में ही इजराइल के दौरे पर गए। हालांकि इन नेताओं ने इजराइल के साथ फिलिस्तीन का भी दौरा किया। इसके बाद फरवरी 2015 में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे तो दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों का नया आयाम खुला। इसे इजराइल को लेकर भारत की बदलती विदेश नीति के रूप में देखा गया। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया। जनवरी 2018 में नेतन्याहू के भारत दौरे के बाद दोनों देश और करीब आ गए। भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच गोपनीय प्रेम संबंध तो बहुत पहले से हैं, लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई है। दोनों देशों की
प्रगाढ़ता अब जग जाहिर है।